सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे पाषाण काल और पाषाणकालीन संस्कृति। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाषाण काल के बारे में जो यूरोपियन कल्चर में 1776 में P.F. सुम महोदय के द्वारा, जो डेनमार्क निवासी थे, यूरोपियन जो पाषाणकालीन विभाजन है उसको 3 भाग में बांटता है: स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। पाषाणकालीन जितने भी जो संस्कृति है, इसके जो शब्दावली है ये फ्रांस से लिया गया है। किससे? फ्रांस से। अगर भारत में देखेंगे तो प्राग ऐतिहासिक कालीन का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो पाषाण काल को कैसे बांटा गया है, तो जो पाषाण काल को औजार का जो स्वरूप है, उस समय जो कौन कौन से जो औजार प्राप्त हुए थे उसके आधार पे, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन किस काल में किस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ, इसके आधार पे 3 भाग में बांटा गया है। तो औजार के स्वरूप और जलवायु परिवर्तन के आधार पे पहला है पूरा पाषाण काल, पीलियोलिथिक एज। इसका काल अवधि है 6 लाख BC से 10,000 BC तक। उसके बाद है मध्य पाषाण काल, 10,000 BC से 4,000 BC तक। इसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं। और तीसरा नंबर का है नवपाषाण काल, इसको नियोलिथिक एज, यानी 4000 BC से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा है 6 लाख BC। अगर हम विश्व परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पूरा पाषाण काल का जो टाइमिंग है वो 20 लाख BC से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरा पाषाण काल में कितना में प्रारंभ हुआ? 6 लाख BC में। तो पूरा पाषाण काल को उपकरण, जो हमको पत्थर के जो औजार प्राप्त हुआ है, उसके विकसित और अविकसित स्थिति के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसकी काल अवधि देखिए 6 लाख से 1.5 लाख BC तक। अब यहाँ पर 6 लाख BC इसलिए लिया गया है कि महाराष्ट्र के एक बोरी नामक एक जगह है, वहाँ पर जब उत्खनन किया तो वहाँ पर जो हमको औजार प्राप्त हुए, उसके आधार पे इस एज को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में 6 लाख BC से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो संस्कृति प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर चापर चापलिंग पेबुल्स, यानी जो गंडासा और खंडक हमको जो प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ हैंडेक्स संस्कृति प्राप्त हुआ है, हमको जो हस्त कुठार प्राप्त हुआ है, इसके आधार पे इसको चापर चापलिंग संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं। यहाँ पर जो पत्थर के औजार जो आदि मानव यूज़ करते थे, वो क्वार्टर जाइंट पत्थर का इस्तेमाल करते थे। इसी कारण उस समय के मानव को चमकीले मानव भी कहा जाता था। साथ ही साथ ये जो पत्थर हमको जो प्राप्त हुए वो सोहन घाटी से प्राप्त हुए। सोहन घाटी कहाँ है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, सोहन। और इसी नदी के आसपास हमको बहुत सारे पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए, इसके कारण इनको सोहन घाटी संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही साथ हमको बेलन घाटी में प्राप्त हुआ है। टोंस नदी की सहायक नदी का नाम है बेलन, और इसी नदी के आसपास हमको बहुत सारे पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए, औजार प्राप्त हुए हैं। और पल्लवरम, तो आपको भारत में बताना चाहूँगा कि जो भारत में इस जो पूरा पाषाण काल संस्कृति का जो उद्भव है, वो 1842 में डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा कर्नाटक के लिंगासूर नामक जगह में जब उत्खनन हुआ, तो वहाँ पर या उनको पत्थर के वहाँ पर औजार प्राप्त हुए, तो प्रकाश में आया फर्स्ट टाइम। उसके बाद सेकंड टाइम 1863 में जो रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय के द्वारा, कहाँ पर? पल्लवरम में, मद्रास के निकट एक जगह है, वहाँ पर उत्खनन से उसको पत्थर के औजार प्राप्त हुए। और रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय 1873 में
वीना में जब इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुआ, प्रदर्शनी हुआ, तो वहाँ पर भारत में जितने प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए थे उसको प्रदर्शनी वहाँ किया गया। इसी कारण भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय को कहा जाता है। तो ये हुआ आपका निम्न पूरा पाषाण काल। अगर हम मध्य पूरा पाषाण काल देखेंगे तो इसको काल अवधि देखिए 1.5 लाख से 3500 BC तक के समय अवधि को हम मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब इस काल में देखिए यहाँ पर क्या था? चापर चापलिंग था। यहाँ पर फलक संस्कृति है, यानी पत्थर के जो औजार इस्तेमाल हो रहे हैं वो पतले और छोटे हैं, जिसमें खुरुचनी, बेधन और इनका पत्थर का जो इस्तेमाल हो रहा है वो चर्ट, जैस्पर, कलसेडोनी नामक पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है। हमको कहाँ कहाँ से इसका अवशेष प्राप्त हो रहा है? भीमबेटका MP में, नेवासा महाराष्ट्र में, हथनोरा MP में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में हमको मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष हमको प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। इसका समय अवधि है 35,000 BC से 10,000 BC तक। इस संस्कृति को हम फलक दक्षिणी संस्कृति कहते हैं या ब्लेड प्यूरिन संस्कृति। यहाँ पर 3 संस्कृति देख रहे हो। ये पत्थर के जो औजार है उसके परिष्कृत और अपरिष्कृत स्वरूप के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो उच्च पूरा पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो मल्टी यूज उपकरण हैं, यानी एक ही उपकरण से बहुत सारे कार्य किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक ही चीज़ उपकरण तैयार है, पत्थर के औजार उपकरण तैयार है तो सिर्फ एक ही काम के लिए है, लेकिन यहाँ पर कई सारे काम हो रहा है। अब यहाँ पर जो औजार हमको प्राप्त हुए किस पत्थर से? चट पत्थर थे, जैस्पर से और फ्लिंट से। कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? हमको बेलन घाटी में प्राप्त हुआ है। टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन, उत्तर प्रदेश। भीमबेटका हमको शैल चित्र प्राप्त हुआ है वहाँ से, MP में, रायसेन जिला। उसके बाद रेनीगुट्टन आंध्र प्रदेश में हमको उच्च पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए। यहाँ पर नई चीज़ देखने को ये मिल रहा है कि अभी तक हम पत्थर के औजार इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर हड्डी निर्मित उपकरण भी प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर होमोसेपियंस का उद्भव, यानी प्रज्ञ मानव का उद्भव कहाँ पर हो रहा है? होमोसेपियंस का उदय हमको किस में मिल रहा है? उच्च पूरा पाषाण काल में। तो यहाँ पर आपने देखा कि पूरा पाषाण काल में पत्थरों के औजार की उपकरण जो उपलब्ध था उसके आधार पर इसको बांटा गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तीनों में बेलन घाटी, बेलन घाटी, बेलन घाटी, बेलन घाटी, यानी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बेलन घाटी। ठीक है। यहाँ पर समझने वाली एक चीज़ है कि ये तीनों जो काल है इसमें जो मानव है वो आखेट करता है, शिकारी प्रवृत्ति का है और संग्राहक समुदाय के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ पर का जो प्रारंभिक मानव है वो अग्नि से अपरिचित है, अग्नि से अपरिचित है, यानी अभी भी कच्चा मांस खाता है। साथ ही साथ जीवन स्थायित्व नहीं है, क्योंकि अभी भी इनका जो जीवन है वो खाना बदोश की तरह एक जगह से दूसरे जगह आना जाना है, यानी एक जगह व्यवस्थित नहीं है। साथ ही साथ ये देखते हैं कि यहाँ पर का जो मानव है वो उपभोक्ता है, यहाँ पर किसी चीज़ का उत्पादन वहाँ नहीं कर रहा है। और टोटली यहाँ पर देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उसमें से निम्न पूरा पाषाण का अधिकतर समय हिमयुग में बीता है और मानव सभ्यता का 99% हिस्सा किसमें गुजरा है? निम्न पूरा पाषाण काल में। तो ये हुआ आपका पूरा पाषाण काल। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की समय अवधि को देखिए, यहाँ पर 10,000 BC से 4,000 BC तक। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर हम विश्व इतिहास या विश्व के परिप्रेक्ष्य में पाषाण काल पढ़ते तो इससे पहले आता है इसका समय काल अवधि, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो मध्य पाषाण काल का एज मानेंगे 10,000 BC से 4,000 BC। तो इस अवस्था में
सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए, हमको ऐसे पत्थर के औजार प्राप्त हुए जो छोटे छोटे थे, उसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। और समानांतर फलक है, और यहाँ पर जो हमको उपकरण प्राप्त हुए वो ज्यामितीय आकार के थे, जैसे भाला है, तीर कमान है इत्यादि हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इस संस्कृति के बारे में सर्वप्रथम जो उत्खनन किया C.L. कराइकल महोदय के द्वारा विंध्या क्षेत्र में किया गया। क्या क्या प्राप्त हुआ है हमको इस बारे में देखते हैं। मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है हमको, शव दफनाने की विधि, मृतक संस्कार विधि हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश के सरायनहर और महदड़ा से। उसी प्रकार यहाँ पर स्थायी जीवन, अभी तक यहाँ पर जीवन स्थायी नहीं था, रहना बसना एक जगह नहीं था, लेकिन यहाँ पर शुरुआत हो रहा है। हमको सरायनहर और महदड़ा और दमदमा से एक भारी चक्की प्राप्त हुआ है जो अनाज पीसने का काम आता है। तो क्यों रखेंगे, जब हम एक जगह जीवन स्थापित करेंगे, एक जगह से हम रहना स्टार्ट करेंगे, तो हम हमारे उपयोग की वस्तुओं को भी यहाँ पर रखेंगे। तो स्थायी जीवन के हमको साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सरायनहर, महदड़ा और दमदमा तीनों उत्तर प्रदेश में है। हमको पशुपालन का जो साक्ष्य कहाँ प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हुए आदमगढ़ MP, बागोर राजस्थान में। टाइम लाइन देखिए 6000 BC में। साथ ही साथ हमको मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसमें प्रमुख जगह है भीमबेटका। इसमें शैल चित्र हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 700 गुफा प्राप्त हुए हैं और 475 शैल चित्र और 29 प्रजाति के जो पशु का हमको यहाँ पर अंकन मिलता है। और मध्य पाषाण कालीन स्थल देखते हैं चौपानी मांडो। अब यहाँ पर इस संस्कृति में हमको लकड़ी का डोंगी निर्माण, यानी डोंगी का निर्माण किससे करेंगे, लकड़ी से। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे पूरा पाषाण काल में तो यहाँ पर आखेट कर रहा था, यहाँ पर भी आखेट करेगा। यहाँ पर खाद्य संग्राहक समुदाय के रूप में विकसित होगा, साथ ही साथ पशुपालन करना प्रारंभ करेगा। तो आपको पशुपालन के संबंध में बताना चाहूँगा कि किस तरह से आरंभिक मानव पशुपालन करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले जो मनुष्य था वो शिकारी प्रवृत्ति का था, शिकार करता था, जंगल जाता था, जंगलों में शिकार करता था। तो कई दिन शिकार प्राप्त होता था, कई दिन प्राप्त नहीं होता था। तो प्रारंभिक मानव के दिमाग में आया, दिमाग विकसित हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि आज शिकार की उसके लिए तो हमको पर्याप्त मिल गया, लेकिन कल हम शिकार करने आएंगे तो हमको नहीं मिलेगा। तो उसी दिन वो आने वाले वक्त तक के लिए शिकारी जो प्रवृत्ति का था वो शिकार करके अपने खाद्य पदार्थ का इकट्ठा करना चाह रहा था। उसके परिणाम स्वरूप वह अन्य जानवर को इकट्ठा करने लगा और अपने साथ लेके कहाने लगा जहाँ पर वो रहता था। अब दूसरे दिन उसको जिंदा रखना है, उस जो वन्य जीव लेके आया है, तो उसको जिंदा रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चराने के लिए लेके जाना पड़ेगा। एक तरह से वो चरवाहा बन गया और धीरे धीरे अपने जो शिकार करके लेके आए थे उसको जिंदा रखने के लिए वह पशुपालन की ओर अग्रसर होने लगा और धीरे धीरे वह पशुपालन करने लगा। अब यहाँ पर मछली पालन और साथ ही साथ कुत्ते को पालतू बनाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम कौन से एनिमल को पालतू बनाएंगे, जो डोमेस्टिक यानी हमको हार्मफुल, हमको नुकसान ना पहुँचाए, ऐसे एनिमल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पालेंगे। कुत्ते का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, स्लेज गाड़ी को ले जाने के लिए। अब यहाँ पर सामूहिक जीवन आ गया, सिंगल नहीं है, आप समूह में रहना प्रारंभ कर दिए और भोजन पकाने की कला विकसित हो चुका था। हमको जो चूल्हा प्राप्त हुआ उससे क्या पता चलता है कि भोजन पकाने का इस्तेमाल होता था, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल होता था। तो हमको सामूहिक जीवन के बारे में और भोजन पकाने की कला हमको किससे प्राप्त हुआ, चूल्हे की प्राप्ति से। ठीक है, अब देखेंगे नवपाषाण काल संस्कृति। नवपाषाण काल जो संस्कृति है वो 4000 BC से प्रारंभ होता है। इसका सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग किया जॉन लुबाक महोदय ने अपने जो पुस्तक का नाम रखा प्री हिस्टोरिक टाइम में। और नवपाषाण कालीन संस्कृति और अन्य उत्पादक संस्कृति हम इसको नाम दिया गया गार्डन चाइल्ड महोदय ने।
अब इस नवपाषाण कालीन संस्कृति में देखेंगे यहाँ पर 4000 BC लिखा गया है, लेकिन हमको बहुत सारे ऐसे जगह मिलता है जैसे मेहरगढ़ है, लुहरा देव जगह है, वहाँ पर हमको इससे पूर्व की संस्कृति प्राप्त होता है। इस नवपाषाण कालीन जो संस्कृति में जो उपकरण प्राप्त हुए वो पालिशदार कुल्हाड़ी है, बसुला प्राप्त हो रहा है, सेल्ट, छैनी, हथौड़ा, मूसल, ओखली, वानाग्र, आर्या, हमको यहाँ पर उपकरण प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जितने उपकरण प्राप्त है उससे हाई टेक्निक का है, यहाँ पर नवीन तकनीकी की इस्तेमाल हो रहा है। घिसाईदार, घिसने के लिए, नोकदार बना रहे हैं, भाला बना रहे हैं, नुकीला बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो उपकरण है बिल्कुल अलग है। साथ ही साथ यहाँ पर जो उपकरण प्राप्त हो रहे हैं कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कृषि करना प्रारंभ करेगा। यहाँ पर जो मानव है वो खाद्य उत्पादन प्रारंभ कर रहा है, अब खेती करना प्रारंभ किया, अब पूर्ण रूप से स्थायी जीवन स्थापित हो चुका है। साथ ही साथ जो गांव है वो आत्मनिर्भर गांव की ओर आगे बढ़ा। अब देखिए, सबसे पहले जो मानव थे अपनी आवश्यकता और अपने गांव की जितनी आवश्यकता के लिए ही वस्तु को उत्पादन करते थे, बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। तो जो नवपाषाण कालीन जो संस्कृति है उसमें हर गांव क्या होता था, आत्मनिर्भर होता था। साथ ही साथ देखेंगे लिंग आधारित श्रम विभाजन, और इनका रहना कहाँ पर होता था, जल स्रोत के पास। तो जल स्रोत के पास आपको एनिमल से भी मिलेंगे, प्लांट से भी मिलेंगे, और साथ ही साथ जो मानव सभ्यता का विकसित होना है वो कहाँ पर होगा, जल स्रोत में। कृषि करने के लिए क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए, तो आपको पानी के पास रहना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ संग्रहण हो रहा है। अभी तक जितनी आवश्यकता अनाज का हो रहा था उतना उत्पादन करें, लेकिन अब अतिरिक्त करेंगे, क्योंकि सरप्लस आने वाले वक्त तक लिए हमको क्या चाहिए, खाद्यान्न पदार्थ चाहिए। अगर किसी वर्ष अकाल हो गया तो उस वर्ष हम इस अतिरिक्त खाद्यान्न पदार्थ को यूज़ कर सके। पशुपालन और कृषि यहाँ पर जीवन निर्वाह का निर्वाह करते थे, लेकिन यहाँ पर अभी आखेट करना नहीं भूले हैं, अभी भी यहाँ पर शिकारी वृत्ति का काम कर रहे हैं, साथ ही पशुपालन और कृषि का भी काम कर रहे हैं। पहिए का आविष्कार हो चुका है। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो मिट्टी के बर्तन बनना प्रारंभ कर दिए कुम्हार के द्वारा। मृदभांड हमको कौन कौन सी स्थल प्राप्त हुए, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान इलाका है मेहरगढ़, वहां से हमको प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है नवपाषाण कालीन संस्कृति का। उसके बाद लुहरा देव, संत कबीर नगर, बुर्जहोम कश्मीर, गुफराल कश्मीर, कोल्डीहवा, महदड़ा, छोपानी मांडो, चिराज, संगनकल्लू, नागर्जनी कोंडा इत्यादि जगह में हमको नवपाषाण कालीन संस्कृति प्राप्त हुआ है। तो अभी आप तीनों में देखेंगे तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों में जो औजार है उसके आधार पे इसको बांटा गया है, और इसी के आधार पे धीरे धीरे जो मनुष्य आगे बढ़ते गया। अगर हम देखेंगे जो हैंडेक्स है, प्राचीनतम और परिष्कृत हैंडेक्स को बोलते हैं एबीवेली, और साथ ही साथ विकसित और अपरिष्कृत हैंडेक्स को बोलते हैं एस्यूलियन। सल्क उतारने की विधि को बोलते हैं क्लेक्टोनिक और लवालवाई तकनीक। उसके बाद उपकरण देखेंगे तो हमको गंडासा, खंडक, हस्तकुठार, विदारणी, खुरुचनी, वेदनी, तक्षनी और वेधक प्राप्त होते हैं। तो आपने आज ये समझा कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में किस प्रकार के औजार पाया जाता है और तथा वहाँ किस प्रकार से विकसित हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे जीवन स्थायित्व तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया, यहाँ पर पूर्ण रूप से स्थायी हो गया। सिर्फ यहाँ पर आखेट कर रहा था, यहाँ पर खाद्य संग्रह की ओर बढ़ा, यहाँ पर पशुपालन और कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे मनुष्य पाषाण काल से अब किस में प्रवेश करेगा, ब्रॉन्ज एज में। तो आगे के जब अध्याय में हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता। तो नवपाषाण कालीन संस्कृति के बाद जस्ट क्या आएगा, आपका ताम्र युग आएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ताम्र युग। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।